अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, जॉर्डन की एक पब्लिकेशन द मुस्लिम 500 में वज़ीर आज़म इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। इतना ही नहीं, अगर बाअसर मुसलमान रहनुमाओं की बात की जाए तो उनका नंबर इस जरीदे में 16वां बताया जा रहा है। और ये सिर्फ कोई पहली दफ़ा नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट हुई है आलमी सतह पर उनके हवाले से, बल्कि ओवरऑल भी हम देख रहे हैं जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर, भले वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी की बात हो, भले वो कश्मीर का मामला UN में उठाने की बात हो, भले वो कोरोना से निमटने की हिकमत अमली की बात हो, मुख्तलिफ मौक़ों पर हमने देखा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को न सिर्फ एक्नॉलेज किया जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है, आलमी सतह के लीडर उनको काफ़ी सराहते भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे पॉपुलर लीडर के लिए यहाँ पर तहरीक चलाए जाने के लिए अपोजिशन काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर पर अगर मौलाना की बात करें तो वो तो ऐसे लग रहा है कि अगर बड़ी जमातें उनके साथ ना भी दें तो वो फिर भी तहरीक चलाएंगे। क्या ऐसे लीडर के खिलाफ उनकी कोई तहरीक कामयाब हो सकेगी या नहीं, जानने की प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ कोरोना के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या इसका ख़तरा टल गया है या अभी कोई सेकंड वेव आना बाकी है। प्रोग्राम में आज काफ़ी कुछ है, एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ हिलाली साहब आपसे करते हुए। हिलाली साहब, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि मौलाना काफ़ी एक्टिव है, शुरू से ही एक्टिव हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए पहले वो एक धरना भी कर चुके। अब अगरचे उन्हें नज़र आ रहा है कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा हिचकिचा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बड़े डिटर्मिन्ड हैं और कुछ उनका ख्याल है कि वो दूसरी जमातें, छोटी जमातों के साथ मिलकर भी चलेंगे, ज़रूर अब तहरीक चलाएंगे। ऐसे में एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि नवाज शरीफ साहब का भी उन्होंने हमायत ले ली है, उन्होंने भी उन्हें फ़ोन करके बड़ा वेटेज दिया है। कितनी बड़ी कामयाबी है ये मौलाना की? मुझे नहीं पता कि ये कितनी बड़ी कामयाबी मौलाना की है, मगर मैं एम वेरी कंसर्न। मैं बहुत कंसर्न इसलिए हूँ कि आप थोड़ा सा सोचिए, मौलाना साहब जो हैं जब वो डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं वो किस पे रिलाई करते हैं, उनका क्राउड कौन होता है? उनका क्राउड तालिब होते हैं अपने मदरसे से, 20, 30, 40 हज़ार तक उनको वो इकट्ठा कर सकते हैं। अब वो निकलना चाहते हैं इमरान खान को डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, ये उनका हक है, ये डेमोक्रेसी में उनका हक है। उनके साथ कौन इकट्ठा हो रहा है? फ़ोन पे फ़ोन नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तुम्हारे बेसिकली उनका मकसद है तुम्हारे तालिबों के साथ निकलो, मैं भी निकलूँगा, मेरे गुल्लू बट्स भी समेत। चलिए ठीक है, नवाज शरीफ का भी हक है निकलना, नवाज शरीफ का भी हक है अलायंसेस करना दूसरे पार्टीज़ के साथ, मगर मैं जानना चाहता हूँ इनको फंड कौन करेगा? क्या इस वक्त ये जो फंडिंग होगी, ठीक, क्या ये दोनों कर सकते हैं? 50-70 हज़ार लोग मिसाल के तौर पे। चलिए, मैं मान ही नहीं सकता कि अगर ये मदरसा को नहीं फंड कर सकते और बाहर से पैसे आते हैं, इधर क्यों नहीं बाहर से पैसे आए? आखिर बहुत सारे लोग हैं मुल्क के बाहर जो चाहते हैं कि इमरान खान को ख़त्म करें, एक तो उसको निकालें और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जब पाकिस्तान के दुश्मन वेरी एक्टिव हैं, हाई प्रोफाइल में आ गए हैं, कि मैं समझता हूँ ये वक्त नहीं है नवाज शरीफ को ऐसे आदमी को हिमायत देना, ऐसे आदमी को सपोर्ट करना और इस तरीके से निकलना। तो मेरे ख्याल में, लेकिन हिलाली साहब आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ साहब खुद भी उन्हें पैसे लगा सकते हैं? उनके पास कौन सी पैसों की कमी है? तहरीक के लिए पैसे वो भी तो दे सकते हैं। हाँ, उनके पास। देखिए, बात असल ये है कि एक आउटसाइड फोर्स, अब एक मेजर इंटरेस्ट है उनको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने और इमरान खान को निकालने। और मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है कि लोगों को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर कि जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं, एक तो ये कि जो मौलाना फजल रहमान साहब को नवाज शरीफ साहब का फ़ोन करना कितनी बड़ी बात है, उनकी तो इतनी सीटें भी नहीं है असेंबली में कि जो उनको बड़ा वेटेज दिया जाए।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या मुल्क में इस वक्त हालात साजगार हैं किसी तहरीक के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब के पास इस वक्त सीटें कितनी हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या मौलाना के अलावा कोई ऐसे सियासी लीडर हैं जो आवाम को सड़कों पे ला सके। स्ट्रीट पावर कितनी है? तो इसका बेसिक और सादा जवाब ये है कि नहीं। मौलाना ही एक ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो चाहे हिलाली साहब उनको तालिब के, चाहे हिलाली साहब उनको उनके मोतकिद के या जो भी के, बहरहाल मौलाना के पास एक ऐसी स्ट्रीट फोर्स है कि वो जिनको वो सड़कों पे ला सकते हैं। मरियम के जलसों में भी लोग बहुत आ रहे थे। सुन लें, मैं इस पे उधर भी आता हूँ। अब आ जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ की तरफ के मियाँ साहब उनको फ़ोन क्यों कर रहे हैं। बात ये है कि मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पे मरियम नवाज के जलसे में, नवाज शरीफ के जलसे में लोग आएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोग किसी धरने में उस तरह से नहीं आएंगे। वो उस तरह की एहतजाजी सियासत वाले लोग नहीं, तहरीक नहीं चला सकेंगे। अब इस बात का मियां नवाज शरीफ को भी अच्छी तरह पता है, इसलिए उन्हें यह पता है कि अगर हमारे थोड़े से लोग भी हों और मौलाना के साथ ज्यादा हो तो वो पूरा शो हम साथ उसमें से क्रेडिट ले सकते हैं। तो वो इसलिए चाह रहे हैं कि उनको आगे रखें। ये तो वैसे हुकूमती मौक़िफ़ के बड़ा करीब है मौक़िफ़। लेकिन ये मुझे बताया ना कि क्या इस वक्त हालात इतने साजगार हैं मुल्क में कि कोई मूवमेंट चलाई जाए और वो फिर इतनी कोई जोर भी पकड़ लेगी? जब तक कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता उस वक्त मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हालात किसी भी तहरीक के लिए साजगार नहीं है। लेकिन मैं अभी ये नहीं समझता कि अपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अभी भी अपोजिशन सिर्फ हुकूमत को दबाव में लाना चाहती है, प्रेशराइज करना चाहती है कि बच्चों बाज आ जाओ, नहीं तो हम तहरीक चला सकते हैं। तो डरा रहे हैं तहरीक से। लेकिन हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, सिर्फ कोरोना एक वजह है जिसकी वजह से तहरीक नहीं अभी चल सकती, लेकिन ओवरऑल भी आपको लगता है कि अवाम अब उस लेवल पर आ चुके हैं डिप्रेशन के, डेस्परेशन के, कि वो अब तहरीक चलाने के लिए तैयार होंगे इस गवर्नमेंट के खिलाफ? डू यू थिंक सो? अवाम बिल्कुल डेस्परेट नहीं है तहरीक चलाने के लिए। अवाम इतनी खुश भी नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि डेस्परेट है। जो लोग डेस्परेट हैं वो ये लोग हैं। मौलाना साहब जो हैं वो चाहते हैं पहले पार्लियामेंट में हो, और नवाज शरीफ साहब वो तो डेस्परेट हैं फॉर 101 अदर रीजंस, वो हैं डेस्परेट। मुझे उनकी डेस्परेशन पे फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र ये है कि अगर एक आदमी जिसके पास वो स्ट्रीट पावर है जो बाहर की फंडिंग से, अमूमन हमें कहा गया है कि ये मदरसे आर फंडेड, उनके फंडिंग बाहर से आती है, सबको पता है बाहर से आती है। उनको उस इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल किए हुए बाहर की फंडिंग से, तो आपको ये खतरा है कि पाकिस्तान दुश्मनों के हाथों में ना खेल जाएंगे। ये बेसिकली ये सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। हिलाली साहब की एक बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ, दूसरी बात से मुत्तफिक नहीं। वो जिससे मुत्तफिक हूँ पहले वो सुन ले। बात ये है कि जो ये मौलाना के बारे में कह रहे हैं कि वो डेस्परेट हैं, बिल्कुल हैं, और क्यों ना हो। आज तक ये नहीं हुआ कि हुकूमत के केक में उनका हिस्सा ना हो। इस दफा हुकूमत के केक में क्योंकि उनका हिस्सा नहीं है, इसलिए फितरी सा अमल है कि वो डेस्परेट हैं कि जी हमें भी होना चाहिए। अब आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ की तरफ। मियां नवाज शरीफ बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं है। उन्हें पता है इस बात का कि इलेक्शन की तैयारी के लिए 1 साल चाहिए। उन्हें पता है, सुन ले, नहीं, उन्हें इस बात का भी पता है अच्छी तरह कि 30 जो मुआशी सूरत हाल है, 25-30 अरब रुपए लगते हैं इलेक्शन पे। इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि अभी जो कुव्वतें ऐसी हैं जो री इलेक्शन करवा सकती हैं वक्त से पहले, वो भी अभी री इलेक्शन नहीं चाहती, अपोजिशन भी नहीं चाहती ये। लेकिन मियां नवाज शरीफ डेस्परेट ना होते हुए भी ये जरूर चाहते हैं कि वो हुकूमत पे दबाव बढ़ाए रखें, हल्की हल्की ढोलकी बजाए रखें, और ये काम होता रहे कि हुकूमत जो है ना वो उस बात से परेशान रहे कि किधर मियां साहब कुछ कर ही ना दे। ये सारी इस तरह तो वो एक अपने आप को रेलेवेंस भी अपनी रखना चाह रहे हैं, और दूसरा हुकूमत पे प्रेशर। और सबसे बढ़ के ये कि वो अपने कारकुन का भी खून गर्म रखना चाहते हैं। और हिलाली साहब, केसेस में कोई रिलीफ तो नहीं चाहते? ये भी तो एक रीजन हो सकती है ना।
यार आप मुझे एक चीज बताएं, एक आदमी है 3 दफे प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, 8 साल सजा जेल में है, अब्सकॉन्डर है। उसका भाई जो है पता नहीं उसको कितने साल सजा मिलने हैं जब उसको पता चलेगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। उसका हर रिश्तेदार के खिलाफ एक केस है और लोग कह रहे हैं कि ये डेस्परेट नहीं है, ही डजंट केयर, माने मजे में है। क्या बात कर रहे हैं भाई, वाई शुड ही बी इन मजा? आप मुझे बताएं, आपके खिलाफ इतने केसेस अगर होते आप मजे में होते? नहीं, ये तो उन्होंने नहीं कहा मजे में, लेकिन उन्होंने कहा कि सॉरी इलेक्शन के लिए डेस्परेट हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। हिलाली साहब कुछ भी करेगा, नवाज हिलाली साहब कुछ भी करेगा इस टू गेट ऑफ। हिलाली साहब, सियासी रहनुमाओं के, सियासी लीडर्स के केसेस भी सियासी होते हैं। यहाँ तो 13 साजिश केस में उन्हें सजाए मौत हो गई थी। किसी ने करप्शन नहीं की, इसका मतलब नहीं, मैं तो क्लीन चिट सुने ना समीना, नहीं, बात ये नहीं है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि हिलाली साहब रोजाना इस प्रोग्राम में हर हफ्ते बैठ के कहते हैं कि वो उनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि इतना कुछ करके भी वो बच जाता है। तो याद रखें, इस बच जाएंगे बकौल आपके। बात ये है कि हाँ जी, बात ये देखिए आप इस दफा जब सजा हुई थी तो अब बाहर बैठे हैं ना, यहाँ तो फिर हुकूमत उन्हें बाहर ना जाने देती, रखती जेल में, पैसे लूटे हुए वापस लेती। आप सही कह रहे हैं। अच्छा चले, एक बात क्यों शर्म आता है, मुझे क्यों शर्म आता है? मुझे शर्म इसलिए आता है कि जो चोर है बाहर बैठा हुआ है, फ्रैंकली आप सही कह रहे हैं, वो निकल जाएगा, फिर निकल जाएगा। इधर तो रिवाज है, चोरी करो और यू क्राइम पे। और हम देख रहे हैं कि किसी पे कभी भी कुछ उस तरह से साबित भी नहीं होता। लेकिन अब आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनली हम देखें, जो पाकिस्तान में उनकी परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, उस पर बहुत सारी तनकीद भी है, शायद कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हों, लेकिन बाहर जो है वर्ल्ड वो किस तरह से देख रही है? हिलाली साहब, ये जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी बताया कि मैन ऑफ द ईयर इन्हें डिक्लेयर किया गया है, और भी ये सिर्फ एक बात इस हद तक नहीं है, उससे पहले भी जैसे मैंने बताया। तो आप समझते हैं इमरान खान साहब बहरहाल वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इमेज बनने का वजह बन रहे हैं? देखिए, पहले तो कहें कि फर्स्ट क्लास पाकिस्तान का इमेज इस वक्त प्रोजेक्ट हो रहा है। और आपको पता है कि जब ये यूएन गए थे और उधर तकरीर किया और लोगों से मिले, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये आदमी का कैरेक्टर एंड इसके एबिलिटी पे लोगों पे इम्पैक्ट किया है। मैंने वो आर्टिकल भी पढ़ा है जो इन्होंने लिखा है, जो कह रहे थे कि इधर इस मुल्क में जिस किस्म के स्कूल वो गए थे, HSN कॉलेज और ये वो, उसका मकसद ही ये था कि इंग्लिश पब्लिक स्कूल बॉय करें। तो मैं किसी ने मुझे वो जब आर्टिकल बनाया, मैंने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, गोरों के तरह हम इमिटेट नहीं करना चाहिए, गोरों नहीं बनना चाहिए, ब्राउन गोरा नहीं बनना चाहिए, मगर मैं जानना चाहता हूं कि ये जो तालिब हम देख रहे हैं, ये जो घूम रहे हैं, क्या ये होना चाहिए? इनके बारे में आपने कुछ जिक्र ही नहीं किया। मैं कहने की इंसाफ के बाद, आपका पार्टी का नाम है इंसाफ, मैंने कहा कि हम जानते हैं कि आप साफ, यू आर अ क्लीन मैन, आप कोई करप्शन नहीं करते हैं, मगर माय गॉड, एक आदमी है जो 400 कत्ल करके अब बेल पे है, 1.5 साल से बेल पे है, तुम्हारा गवर्नमेंट है, क्या ये इंसाफ है? तो देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैं, मगर आज मैं ये कह सकता हूं एज बिटवीन दो अदर चॉइसेस जो हैं, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना साहब, माय गॉड, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा इमरान साहब, आपके ख्याल से क्यों उन्हें मैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया? ऐसा क्या कारनामा इमरान खान ने? इमरान खान का सबसे बड़ा कारनामा ये है जी कि इमरान खान एक करिश्माती शख्सियत है, उनका एक करिश्मा तो है ना पूरी दुनिया में है, लिहाजा ये कहना कि क्यों मिला है, वर्ल्ड कप जितवाया बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने रफाई काम किए, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले ये देख लें कि जिन्होंने ये लिस्ट शाया की है वो इदारा कौन सा? एक NGO है जिसकी एक रिसर्च एंटिटी है जिन्होंने ये लिस्ट शाया की है बैनुल अक़वामी तौर पे कि ये जो शख्सियात हैं इनके बारे में। पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म उसमें शामिल हैं, उन्हें मैन ऑफ द ईयर किया गया। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि टॉम क्रूज़ अगर अमेरिका के सदर बन जाए तो करिश्मा तो बड़ा होगा, उससे अमेरिका को फ़ायदा क्या होगा? इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें देखना ये है कि हमारे मुल्क को फायदा क्या है और नुकसान तो ये हमारे मुल्क का फायदा नहीं है अगर हमारा भाई अच्छा इमेज जा रहा है तो। मेरी बात सुने, अच्छा इमेज तो जा रहा है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मौलाना तारिक जमील साहब,
उनके भी दोनों के नाम शामिल हैं इसमें। और बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने इस्लाम के लिए जो खिदमात की हैं, जो उनकी दीनी खिदमात है, उनके एतराफ में जो नहीं, मैं सिर्फ इसकी तो बात नहीं कर रही, ये तो एक रेफरेंस है, मैं तो ओवरऑल भी बात कर रही हूँ ना। बिल गेट्स फोन कर रहा है, अगर उनको सराह रहे हैं या जनरली भी उनको जिस तरह से ट्रीटमेंट मिलता है बाहर जाने पे, तो वो चीजें सुन ले। बात ये है कि बिल गेट्स फोन कर रहे हैं, ट्रंप से उनकी बड़ी दोस्ती है, लेकिन हमें उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो खारजा अमूर पे ये मामला करते हैं, जाके आर्मी चीफ को कभी उनको मनाना पड़ता है और किसी मुल्क में कुछ और इन्हें करना पड़ता है। बात ये है कि आप ये देख लें कि आपकी बतौर प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस क्या है। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं बिल्कुल, कि आपकी शख्सियत किस तरह की है और आपकी परफॉर्मेंस बतौर प्राइम मिनिस्टर क्या है। यहाँ ये है कि आपके जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उन पे आपकी हुकूमत के लोग खुद तनकीद कर रहे हैं कि कश्मीर पॉलिसी के हवाले से। ये सारी चीज़ें आप अपनी परफॉर्मेंस को आप बतौर पॉलिटिशियन इतनी अच्छी बनाएं कि हम यहाँ बैठ के और बाहर पूरी दुनिया में आप। हिलाली साहब, अगर आप कोई लास्ट कमेंट करना चाह रहे हैं शॉर्ट सा कर दे, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। मुझे लग रहा है आप करना चाह रहे कुछ। मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान इस अवार्ड के बाद, UN के कॉन्फ्रेंसेस के बाद, उसके तकरीरें और उसके जनरल इमेज, आई थिंक कि भुट्टो के बाद ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है। बीबी के बाद मैं समझता हूँ कि ही इज़ ऑन अ लेवल विद बेनज़ीर भुट्टो, और बेनज़ीर भुट्टो वाज अ वर्ल्ड फिगर, वाज अ वर्ल्ड पर्सनैलिटी। तो अगर हमें एक आदमी मिला है जो उसके लेवल पे है, उसकी और खूबियां थी, मगर अगर एक आदमी ऐसा मिला है तो वो कदर करो उसका। हिलाली साहब, ये क्या यार, नवाज शरीफ के साथ तुम हिलाली साहब, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ना भी होते तो एक वर्ल्ड फिगर थे, उनका पूरी दुनिया में उस वक्त भी उतना ही नाम था, इससे बड़ा नाम था। वो इतने बड़े प्लेयर थे कि उनको वज़ीर आज़म के ओहदे की उस तरह से वो नहीं थी। और अब जरूरी ये भी हो रहा है साथ के, ठीक है, चले हिलाल साहब कर लेना। अच्छा, आप अग्री नहीं कर रहे, चले। ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है भाई, मैं एक बड़ा, मैं खुद उसका परफॉर्मेंस UN में देख के, मैं खुद उसकी करिश्मा और ये देख के, मैं उसके साथ एक दफे बाहर भी गया हूँ, खाना भी खाया हूँ अकेला उसके साथ। मैं समझता हूँ करिश्मा क्या होता है। इमरान इज राइट, करिश्मा तो बहुत है उसका, और अल्टीमेटली हमें फायदा भी हो जाएगा, शायद बहुत सारी चीजों का फायदा फौरन नजर ना आए। इलाही साहब, मुझे ब्रेक लेने दें प्लीज। अभी भी वही है, तकरीर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी तकरीर थी, स्टेट्समैन की तकरीर थी, मुल्क को क्या फायदा हुआ? अच्छा जी, हमारा पॉइंट यहाँ पे नवाज शरीफ की तकरीर के बारे में सुनना चाहते हैं आप? नवाज शरीफ की तकरीर के बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं, मैं बता सकता हूँ। हिलाली साहब, मैंने ये कब कहा कि नवाज शरीफ इनसे बड़े लीडर हैं? अच्छा चले, इसको यही सेगमेंट को खत्म करते हैं इस पॉइंट के साथ कि शायद बहुत सारी चीज़ों के रिजल्ट और ही नज़र नहीं आते, लेकिन आप शायद कुछ टाइम के बाद हमें उनके रिजल्ट नज़र आने लगे। लेकिन बहरहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर को अगर रिकग्निशन मिलती है तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। इसी पॉइंट पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि कोरोना अब क्या वापस आएगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि कोरोना का जोर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह टूट चुका है। ना सिर्फ ये कि केसेस कम हुए हैं, बल्कि डेथ्स भी अब उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रही बहुत ज़्यादा तादाद में। तो काफ़ी बेहतर सूरत हाल है, ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। लेकिन क्या ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल चुका है, या खुदा न खास्ता जैसे बाकी ममालिक में हमने देखा कि एक ब्रेक के बाद दोबारा कोई नई लहर भी उठती है, तो कोई ऐसा चांस पाकिस्तान में भी हो सकता है? इसके लिए आज हमें स्पेशली ज्वाइन किया डॉक्टर साबिर मलिक साहब ने, जो कि CEO हैं फ़ारूक हॉस्पिटल लाहौर के, और उनसे हम इसकी जो एक्सपर्टीज़ है उनकी उससे मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उतना लीथल साबित क्यों नहीं हुआ, और दूसरी बात ये कि इसकी क्या आगे चांसेस हैं, कैसे इससे बच सकते हैं। ज़ाहिर है इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिलाल साहब, आप लोगों के भी जहन में भी क्वेश्चन हो कोई तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही मैं आगाज़ करते हुए, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, वक्त दिया। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि क्यों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा बेहतर सर्वाइव कर गए हैं यहाँ पाकिस्तान में, और कोरोना उतना ज़्यादा मोहलिक साबित नहीं हुआ, और क्या इसका उरूज का टाइम गुजर चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं GNN का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, पैरामेडिकल और दूसरे हेल्थ वर्कर्स, इनके मसाइल को उजागर किया, और जिस तरह से आपने हर तबका फ़िक्र के लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स का बंदोबस्त किया। ज़रूरी था ना सर, आप लोग तो हीरोज़ थे इस सारे मामले में। बिल्कुल, और ये बड़ा काबिल इस्ताइश है। और उसके बाद जिस तरह से आपने अप्रिशिएट किया
हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को जिन्होंने इस पैंडमिक के अंदर अपना रोल प्ले किया। तो मैं उसके लिए इस प्लेटफॉर्म से GNN का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं, आपके जहन में होना चाहिए कि हम लोग, हमारी इम्यूनिटी दूसरी दुनिया जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, उनकी निस्बत हमारे लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है, बाई बर्थ ज़्यादा अच्छी है। जिस माहौल में हम लोग हमारे बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, स्कूल में, स्कूल के बाहर चीज़ें खाते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। और वही इम्यूनिटी हमारे इस वक्त काम आई है इस पैंडेमिक के हवाले से। और जहाँ तक लेकिन हमारी नेबरिंग कंट्री में ऐसा नजर नहीं आया डॉक्टर साहब, वहाँ पे भी तो कमोबेश ऐसे ही हालात होते हैं, लेकिन वहाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक वाज़ेह फ़र्क हमारी और उनकी आबादी का भी तो है ना। अगर आप उसको रेशो को करेंगे तो तकरीबन उसी तरह से है। दूसरे नंबर पे ये कि हमारे मुल्क में जो अच्छी मैज़ ली गई, ख़ास तौर पर ईद उल फितर के बाद जब हमारी सोसाइटी ने बहुत सफ़र किया और गवर्नमेंट थोड़ी सी एक्टिव इस सेंस में हुई कि जो पॉलिसीज़ उन्होंने अपनी रिव्यू की और उसके बाद लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन इसको उन्होंने अप्लाई किया प्रॉपरली, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इम्यूनिटी के लिहाज से हालात हमारे जैसे हैं, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी जिस तरह पे हमारे यहाँ पे लोगों ने कोऑपरेट किया लोगों ने। लेकिन डॉक्टर साहब आप साथ रहिएगा, मैं हिलाली साहब को शामिल करते हुए, हिलाली साहब हमेशा हम तो यही देखते रहे कि लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि कोरोना से बिल्कुल उन्होंने अगर ये कहा जाए कि लाइट लिया उसको और उस तरह से SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर आपको क्या लगता है क्या वजह है कि यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है सूरत हाल बेहतर हुई? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद हमारी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा, इसलिए ये भी एक रीज़न है। हिलाल साहब देखिए, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे जो लगता है उसका इम्पैक्ट हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे डॉक्टर साहब को पता है 60% हमारा पॉपुलेशन 30 साल से नीचे है, तो जाहिर है जो जवान होगा उसका इम्यूनिटी बेहतर होगा। एक और बात है जो लोग जिक्र नहीं करते हैं, 55% पाकिस्तान के औरतें हैं और उस 55% से 10 या 15% सिर्फ घर के बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अर्बन एरियाज में खास तौर पे। मेरे ख्याल में उनको इंफेक्शन एक्सपोजर कम होता है। सिंगापुर में 90% जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक फैक्टर है, पता नहीं आप बेहतर जानते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इधर पाकिस्तान में समीना देर आर नो बार्स, आपने देखा होगा ना, बार्स नहीं है और दूसरे प्लेसेस, ईटिंग प्लेसेस इतने नहीं है, माने है रेस्टोरेंट्स, मगर उस किस्म के इंडोर कॉन्सर्ट्स और बार्स जो होते हैं तो वो इतने नहीं है इधर। तो फिर भी लोग बाहर ज़्यादा नहीं जाते। और पॉवर्टी, भाई गरीब, गुर्बत, क्या करेंगे बेचारे बाहर जाके, चने खाएंगे? तो कहने की बात सिर्फ ये है, दीज आर फैक्टर्स जो हमारे एडवांटेज में वर्क करते हैं इस वक्त। मगर दो चीज़ें मैं कहूँगा डॉक्टर साहब के लिए जो मैंने इत्तेफाकन पढ़ा है इस प्रोग्राम के लिए। पहले चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि मैंने सुना है कि वायरस जो है म्यूटेट किया है और उसका फॉर्म इस वक्त इधर उसकी वायरल लोड कम है और लेस डेडली है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई ह्यूमिडिटी में सुना है, अभी लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट ये है कि हाई ह्यूमिडिटी में वायरस भारी होता है, तो जब मुंह से निकलता है या जब आप खांसते हैं निकलता है तो वो जल्दी गिर जाता है। अगर हाई ह्यूमिडिटी ना हो, लो ह्यूमिडिटी हो, तो वो हवा में घूमता रहता है। बड़ा अच्छा पॉइंट है लाली साहब। मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल इस पे बात करते हुए, डॉक्टर साहब ये तो हम भी ये सवाल उठाते हैं अपने प्रोग्राम्स में कि उस तरह से अल्लाह का शुक्र है वायरस जो है यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आया जितना हमें बाकी दुनिया में नजर आया है। तो इसने थोड़ा बिहेवियर अपना यहाँ चेंज रखा है। जैसे लाली साहब ने फरमाया, बिल्कुल मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ पर गैदरिंग्स नहीं है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि लोग बेचारे गरीब निकलेंगे, जाएंगे कहाँ पे। और ये जो गैदरिंग्स हैं इनके ऊपर तो पूरी दुनिया का कंसेंसस है कि अगर आपने इस वायरस को रोकना है और आगे चल के भी अगर कंट्रोल में रखना है तो आपको गैदरिंग्स के लिए SOPs बनाने पड़ेंगे, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में बने हुए हैं, या उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा सख्ती से होगी। आपको भी यहाँ लाना पड़ेगा। आपको मास्क यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मास्क लाना पड़ेगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग अपने लिमिट्स में रहते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप उसी तरीके से वो गैदरिंग्स और जो लोगों के जमे गफीर है उनके इकट्ठे होने का मौका देते रहेंगे तो फिर ये चीज़ें
और आगे भी चलकर हमें इस पे एहतियात रखनी होगी। मैं इस पे दोबारा भी आती हूँ, लेकिन इमरान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हुए, इमरान साहब, अल्लाह का सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम सबको अल्लाह का ही वैसे शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हम पे ख़ास करम रखा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से लोगों ने भी इसको लाइट लिया है और उसके बाद फिर जो हुकूमत की पॉलिसी रही है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बेहतर हिकमत अमली थी, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि उस चीज़ ने कुछ इम्पैक्ट डाला है? समीना, मेरे से तो पूछें आप तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का ख़ास करम है, नहीं तो ऐसी कोई कमी नहीं सी छड़ी। हमारे लोगों ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। आप कराची से लेके पेशावर तक देख लें, किसी ना लोगों ने मास्क पहने उस तरह से, ना लोगों ने लॉकडाउन की पाबंदियाँ की, ना लोगों ने ये जो कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन क्या किया लोगों ने, कुछ नहीं किया। ये अल्लाह ने कोई ख़ास ही रहमत की है। ये जितनी बातें हैं ना, ये सब मफरूज़े हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस अल्लाह ने बचाना था बचा लिया। अब ये ज़रूर है कि हमें ये चाहिए कि हम अब भी उस तरह से ना करें। हुकूमत में पहले दिन से ये कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। ख़ास तौर पे हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हुकूमत के पास उतने वसाइल ही नहीं होते कि वो इस तरह से निपट सके। ये हम लोगों को खुद, तमाम शहरियों को ये बात समझना होगी। और जब तक हम खुद अपने आप पे, अपने घरों पे, अपने इर्द गिर्द में वो माहौल नहीं बनाएंगे कि जिससे हम सोशल डिस्टेंसिंग कर सके, उतनी देर तक हम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि अब इसकी अगली लहर भी आने वाली है। हाँ। और जो ये बात हो रही है, मैं इस पे डॉक्टर साबिर साहब से भी ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये जो ये बात हो रही है जिसका जिक्र लाली साहब ने भी किया कि ये जो वायरस है ये अपनी इसमें बिहेवियर में चेंजेस ला रहा है, तो जो डॉक्टर साहब जो वैक्सीन की बातें होती हैं, तो अगर ये चेंजेस भी आ रही हैं तो आप क्या समझते हैं कि कोई वैक्सीन आएगी, और अगर आएगी तो क्या असर होगा? जी इमरान भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैक्सीन अगर अभी तक नहीं बनी या उसके अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट है वो, जैसे आप और हलाली साहब फरमा रहे हैं कि म्यूटेशन, वायरस जब म्यूटेशन में जाता है तो वो अपनी सारी, आप समझे कि अपना बिहेवियर चेंज करता है, आप समझ लें अपना हुलिया चेंज कर लेता है। तो वो वैक्सीन जो एक वायरस के अगेंस्ट काम कर रही थी, जैसे दूसरे नंबर पे इसमें स्ट्रेन्स, जो कंसेंसस है 4 स्ट्रेन्स तक का तो अभी तक कंसेंसस है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसकी 6 स्ट्रेन्स हैं, कुछ कहते हैं 7 स्ट्रेन्स हैं। लेकिन जो वायरस म्यूटेशन में जाता है, आप देखें ना, डेंगू ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, डेंगू के अगेंस्ट अभी तक वैक्सीनेशन नहीं बन सकी, हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट अभी तक वैक्सीनेशन नहीं बन सकी। तो इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन अगर बन गई और कामयाब हो गई, तो वो ऐसे ही होगी कि आपको हर साल या हर 2 साल के बाद चेंजिंग बिहेवियर की वजह से एक फिक्स वैक्सीनेशन मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर साहब, आखिर में इसको सम अप करते हुए मुझे ये बता दीजिए, क्या इसकी कोई और लहर आने का भी इम्कान बाकी है पाकिस्तान में? अक्सर लोग कह रहे हैं कि जी वेदर चेंज होगा तो हो सकता है कि खुदा न खासा दोबारा अटैक हो और ज़बरदस्त हो। दूसरी बात, जो हुकूमत अब ये फैसला कर रही है, खोल रही है आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें, तो ये आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इसमें मैं ये समझता हूँ, जो पहले इमरान भाई कह रहे थे कि लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन हुआ ये कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए, शादी हाल बंद हो गए, इसी तरह और सारी चीज़ें, मैचेस वगैरह बंद हो गए कि तो जहाँ पर कम हो गया ताल्लुक बाय डिफ़ॉल्ट वो सारा हो गया ना। तो इसलिए इसमें 2-3 चीज़ें मैं बड़ा क्लियर वर्ड्स में कहना चाहता हूँ कि ये देखें, ये वायरस आया है पहली दफ़ा इस तरह पेंडेमिक की सूरत में। इंसान ने, दुनिया ने और इंसानियत ने इसको पहली दफ़ा इससे सफ़र किए हैं, फेस भी किया है और एक्सपीरियंस भी किया है और सीखा भी है। बिल्कुल। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसकी ट्रीटमेंट से लेके इसकी प्रेजेंटेशन तक, इसकी अलामतों तक, जो चीज़ें अगर आप अपने आप को रिकॉल करें, शुरू के दिनों में जो चीज़ें उस वक्त ठीक समझी जा रही थी, बाद में वो गलत साबित हो गई। हर रोज़ नई स्टडीज आती रही। बिल्कुल ठीक है। तो अभी भी इसमें दुनिया ने बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ सामने आना है। लेकिन 2-3 चीज़ें जो आपके तवज्जो से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, एक मास्क, दूसरा सफाई। देखिए हमारा मज़हब, इमरान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि, और मैं तो डॉक्टर होने के बावजूद कहता हूँ जी कि ये जो कुरान पाक में जिक्र है कि अल्लाह के लश्कर है, ये भी शायद उनकी ही एक किस्म थी। तो हमें बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है और उसके साथ साथ एहतियात भी करनी है, क्योंकि अभी मुकम्मल खतरा टला नहीं है, वायरस मौजूद है। जाहिर है हमें ये दोबारा भी अपना बिहेवियर चेंज कर सकते, खतरा मुकम्मल टला नहीं है, एहतियात का दामन साथ रखें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सेगमेंट में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद और एक और अहम इशू पे बात करते हैं। ईरान के मामले में अमेरिका को मुंह की खाना पड़ी है, कैसे हुआ ये? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ईरान के हवाले से अमेरिका को नाकामी हुई, क्या इसकी वजह? इमरान साहब बताइएगा, आपको क्या लगता है? सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश की अमेरिका ने और उसके अपने अलाइज तक ने उसको उसमें वोट नहीं डाला। देखें, दुनिया बदल रही है। अब ये वो दुनिया नहीं है जो अमेरिका चाहता था कि जो मैं कहूँ वो हो जाए, जो मैं चाहूँ लोग वही कहें। अब ये देखिए, और उसके मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अब दुनिया में जो नई माशी ताकतें बन रही हैं और जो इत्तेहाद अपनी जगह बना रहे हैं, उसमें अब अमेरिका की वो उस तरह से जगह नहीं है। और इसमें वैसे तो अमेरिका के मुख्तलिफ सदूर का हाथ रहा है, लेकिन इस ताबूत में आखिरी कील जो है ना, वो ट्रंप ने ठोका। ट्रंप को वैसे क्या जरूरत पेश आई ईरान पर पाबंदियां बहाल करने के लिए? उन्होंने फिर से ये मूवमेंट ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट था। अच्छा। उन्होंने कहा इलेक्शन होने वाले हैं तो मैं इस तरह से अपने वोटर बेस को मुतासिर कर दूंगा कि देखा वो जो ईरान है तो हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ ना। देखें क्या हुआ, सलामती कौंसिल में आपकी करारदाद कभी कोई सोच नहीं सकता कि अमेरिका जो करारदाद के वो इतनी भारी अक्सरियत से नाकाम हो जाए। और फिर उसके बाद ये कि अमेरिकी वोट जो ना वोटर वो इंटरनेशनल सियासत पे तो करता ही नहीं है, वो लोकल इश्यूज पे वोट देता है। बिल्कुल ठीक तो ये सदर ट्रंप की चाल उन्हें लगता है उल्टी पड़ गई है। इलाही साहब, आपका क्या मौकिफ है, क्यों अमेरिका को नाकामी हुई इसमें? नाकामी की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अमेरिका ओबामा के एग्रीमेंट से निकल गया है। ट्रंप हैज वॉकड आउट। उसने कहा है इस एग्रीमेंट पे मैं शरीक नहीं हूँ। तो जब वो शरीक नहीं है, 11 मेंबर्स 11 आउट ऑफ 13 मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा यार अगर तुम शरीक नहीं हो तो तुम क्या इधर आके कह रहे हो ये और वो, तुम शरीक नहीं हो, तुम क्या रेजोल्यूशन मूव कर रहे हो। बहरहाल देखिए, वो रीइम्पोज करना चाहता है सैंक्शंस ईरान पे। भाई तुमने एक एग्रीमेंट किया, तुम्हारे मुल्क ने किया, ओबामा ने किया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम निकल गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एग्रीमेंट नहीं हुआ। उसका मतलब ये तो नहीं थे हम जो तुम्हारे साथ बैठ के साइन किए थे, हम उस एग्रीमेंट पे अभी तक उसको हम वैलिड समझते हैं। देखिए, मैं आपको इसलिए कि टाइम कम है, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता। ये इस वक्त वो क्या कर रहा है, वो सब लोगों पे सैंक्शंस कर रहा है जो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए कि डॉलर प्रीडोमिनेंट करेंसी है ट्रेड के, और ज़्यादातर ट्रेड डॉलर में हो रहा है। डॉलर का जो ये जो ट्रेडिंग पेमेंट्स जो होते हैं न्यूयॉर्क के थ्रू होते हैं। अगर न्यूयॉर्क के थ्रू जब आप जाते हैं तो सबको पता चलता है कौन कितना खरीदा और क्या। और अगर आपने जाके ईरान से कुछ खरीदा तो फिर आप पे सैंक्शंस होते हैं, आप अमेरिकन इकोनॉमी आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो बहुत सारे कंपनीज हैं। लेकिन इलाही साहब, आपको लगता है कि अगले मैं इलेक्शन आपको में बताना चाहता हूं अक्सर नो लिसन टू मी, आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द रियल थिंग एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। समीना, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ईरान ने इस डील जब इसने रद्द कर दी, कौन? ट्रंप ने। ईरान ने रीप्रोसेसिंग और इनरिचमेंट के जो इसके रिस्ट्रिक्शंस थे, उन्होंने कहा कि इफ देयर इज नो डील तो हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब क्या होने वाला है देखिए, वेरी क्लेवरली, अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो हेड है वो ईरान को कह रहा है मैं आके आपके रिएक्टर्स को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं। मिसाल के अगर वो चले जाए उधर, और ईरान जिसने कहा है कि अगर तुमने ये एग्रीमेंट रद्द कर दिया, आई एम नॉट प्रिवी टू इट, तो वो उनको बताएगा कि ये कर रहा है। सही, खत्म हो गया है। इलाही साहब, इंशाल्लाह फिर कभी इस पे दोबारा मजीद डिटेल करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह।